जय जोहर संगवारी हो। मैं नुतेश कुमार साहू आप जम्मू भावी शिक्षक मन के हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर लेकर आता हूँ। तो संगवारी हो एक बार फिर ले प्रस्तुत हो चुके हैं आप सब मन पर एक धमाकेदार वीडियो लेके। संगवारी हो जो भी क्वेश्चन में शामिल करता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है आप मन पर। तो चलो संगवारी हो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो प्यारे साथियों पहला प्रश्न है आप सबके समक्ष। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंध कारक है। कौन सा कारक? आनुवांशिकता संबंध कारक। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है आंखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन नंबर सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ऑप्शन नंबर डी है चिंतन पैटर्न। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता ये सामाजिकता से संबंध है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति ये भी सामाजिकता से संबंध है, और चिंतन पैटर्न ये मानसिक प्रक्रिया से संबंध है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ना संगवारी हो आंखों का रंग, तो आप मन खुदे जाना तो जो शरीर से संबंधित ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी में ट्रांसफर होते तो ओला बोलते आनुवांशिकता। ठीक है, तो आंखों का रंग भी एक ऐसे लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक अर्थात अभिभावक से लड़का तक के ट्रांसफर होते हैं ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी काबर की यही तो आनुवांशिकता है और जो आंखों का रंग है वो आनुवांशिक संबंध कारक है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंखों का रंग। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है संगवारी हो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी है गांव एवं शहर, ऑप्शन नंबर डी है देश एवं राजनीति, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन एवं संचार साधन। तो संगवारी हो एक लड़का है सबसे पहले तो अपन परिवार में समाजीकरण ला सीखते, ओकर बाद आस पड़ोस में निकलते और वहां पे समाजीकरण ला सीखते। तो आपके आंसर हो जाए संगवारी हो ऑप्शन नंबर ए परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व परिवार एवं पड़ोस है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से है 4 चरणों में, 3 चरणों में, 7 चरणों में या फिर 5 चरणों में। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 4 चरणों में ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ठीक है साथियों यहाँ पर देख लीजिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो पहला अवस्था जो है आपका वो है संवेदिक पेशीय अवस्था या फिर इसी को इंद्रियगामक अवस्था बोलते हैं। और प्यारे साथियों ये अवस्था कब से कब तक होता है? तो जो संवेदिक पेशीय अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो कब से कब तक होता है? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है साथियों, जो तीसरा आपका अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, और चौथी अवस्था जो है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 चरणों में। ओके, चलिए अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है आप क्या करेंगे। ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे दंड देंगे, ऑप्शन नंबर सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे है ना। तो भैया ये उस समस्या का हल नहीं है काबर की तुम ना उकर पालक ला अभिभावक ला बता दो बड़ा भर पीट दी लेकर है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। बी है उसे दंड देंगे, तो का वो लड़का देर से आते कि तुम एकदम बड़ा भर पीट दू का मतलब ऐसे भी नहीं करना है ना। ऑप्शन नंबर डी कथे उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो अगर ऊपर कोई ध्यान नहीं रहू तो लड़का के जो वो कमी है जो गलत आदत है वो कैसे छूटी है ना, तो ये भी नहीं करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तुम जाने की कोशिश करो भैया कि वो लड़का देर से कबर आते है ना, वो कारण ला दूर करू ना तभी ओकर समस्या दूर हुई। ठीक है, तो टीचर के यही कर्तव्य होते हैं कि ओकर समस्या ला समझे, उस समस्या ला समझ के ओकर कोई हल निकाले, उस समस्या ला दूर करे है ना। ठीक है साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न कहते भाई विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहते विद्यार्थी ला दंड देबो, ऑप्शन नंबर बी कहते अभिभावक के ध्यान में ला लाबो, ऑप्शन नंबर सी कहते अवांछित व्यवहार के कारण ला ढूंढबो और ओकर उपचार के प्रबंध करबो, ऑप्शन नंबर डी कहते एकर उपेक्षा कर देबो। तो संगवारी हो एकर जस्ट पहली जो क्वेश्चन करे है ना सेम लगभग वही से मेल खाते मैच खाते। ठीक है, तो विद्यार्थी ला भैया अगर दंड देबो मारबो पिटबो तो ओकर में सुधार बिल्कुल नहीं है। ओकर अभिभावक ला भी बता देबो तो अभिभावक अवांछित व्यवहार ला दूर करे के प्रयास नहीं करी बल्कि ओला ओ मारपीट डारी है ना। और टीचर हो एक बात भी हमन अवांछित व्यवहार ला उपेक्षा कर देबो तो लड़का के जो अवांछित व्यवहार है जो नहीं होना चाहिए, जिन व्यवहार जो गलत आदत नहीं होना चाहिए वो दूर नहीं हुई। तो सबसे सही तरीका क्या है भाई? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। बोले हो ना एक गुरुजी के नाते एक टीचर के नाते हमला उस समस्या के कारण ला ढूंढना है और उस समस्या के निदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना।
अगला प्रश्न है साथियों, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन नंबर बी है ईमानदारी, ऑप्शन नंबर सी है सहभागिता, ऑप्शन नंबर डी है आज्ञाकारिता। तो संगवारी हो एक आंसर हो जी ऑप्शन नंबर डी आज्ञाकारिता। अब आप मन पूछू काबर, तो भैया आज्ञाकारिता रही ना तो जैसने गुरु जी कही वैसने लइका करी। हम बोल दें कि भैया आपला उत्तरदायित्व तो जोन भी है आप मन के कर्तव्य है उकर निर्वहन ईमानदारी से करना है ना, तो ऑटोमेटिकली गुणा जी काकर अंदर आज्ञाकारिता के अंदर। हम बोलबो ईमानदारी आपके व्यवहार में होना चाहिए, तो लइका ईमानदारी घलो अपन व्यवहार में लई, तो ऑटोमेटिकली अगर लइका आज्ञाकारी है तो ईमानदारी गुण भी आज ही जब टीचर बोली कि ईमानदारी ला तौर में है ना। और सहभागिता है तो टीचर अगर लइका मतलब बोली कि भाई हर काम मिलजुल के करना चाहिए, साथ में करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अगर लइका आज्ञाकारी है तो बात ला मान ही टीचर के है ना, और वह अपन अंदर सहभागिता गलो ला डाली। तो कुल मिला के अगर लइका आज्ञाकारी हो जाए ना तो तीनों गुण भी आ जाए है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी बच्चे में, आज्ञाकारिता, ठीक है, क्योंकि आज्ञाकारिता है तो सब कुछ है। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कोहलर, क्योंकि जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन है, कोहलर जी है ना। तो संगवारी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नंबर इला अपन माइंड में छाप लेना है, लोड करना है, काबर की पक्का कॉपी पेस्ट होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो प्यारे साथियों यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल में आइएगा और प्लेलिस्ट को टैप कीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक फोल्डर बाल विकास CGTT 2021, जहां पर कुल टोटल 9 वीडियो डल चुके हैं। और ये 9 वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने भारत में आयोजित विभिन्न TT के विभिन्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, ऐसे वीडियो है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपकी इस एग्जाम में कॉपी पेस्ट होंगे निश्चित ही, बहुत ज्यादा फंसेंगे है ना। तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो पक्का देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, जहां पर लिंक छोड़ दूंगा इस प्लेलिस्ट के, इस वीडियो के, ठीक है। तो सीधे उन वीडियोज तक आप पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों जो अमूर्त चीजें हैं, अमूर्त तर्क है और जो नैतिक चिंतन है, ये सब किसके अंतर्गत में आता है, तो ये आ जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, अगला प्रश्न है साथियों, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो IQ है वो खाली स्थान के बीच होगी। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है 70 से 89, ऑप्शन नंबर बी है 50 से 59, ऑप्शन नंबर डी है 90 से 109, ऑप्शन नंबर डी है 110 से 129। तो प्यारे साथियों मैं निचले क्रम से बताता हूं आपको, यदि 25 से कम बुद्धि लब्धि है बालक की तो वो जड़ बुद्धि कहलाएगा, यदि बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच में है तो वो मूढ़ बुद्धि कहलाएगी, और बुद्धि लब्धि यदि 50 से 70 है तो बोला जाएगा मूर्ख बुद्धि, और यदि 80 से 85 के बीच में बुद्धि लब्धि है तो वो बुद्धि लब्धि जो है वो कहलाएगा अल्प बुद्धि। परंतु जो औसत बुद्धि वाले बालक होंगे ना, मतलब औसत बुद्धि, तो वो किस IQ के अंतर्गत होंगे, 90 से 109 के बीच में होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा दिया गया था। तो भैया ऑप्शन इस प्रकार से, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी है पावलोव के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी है टोलमैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, स्किनर, ठीक है। तो स्किनर महोदय ने ही अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। अगला प्रश्न है साथियों, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैस्लो, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन, ऑप्शन नंबर सी है कोहलर, ऑप्शन नंबर डी है पावलोव, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो, क्योंकि मैस्लो के द्वारा ही आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक या शिक्षिका का प्रयास क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखे, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहे, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाए, ऑप्शन नंबर डी है नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करे। तो ये तो बहुत ही सरल है। तो संगवारी हो कोई टीचर है प्रधानाचार्य ला हमेशा प्रसन्न रखे के कोशिश करते, मतलब वो चाटुकारी है ना, और ये चाटुकारिता शिक्षण में बहुत खराब चीज है ना। एज अ टीचर आप कभी भी चाटुकारिता नहीं कीजिएगा। विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहे, तो भैया ऐसे भी गुरुजी नहीं बनना है ना, काबर की ऐसा गुरुजी ला का कथन हमना काम चोर कथन।
प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिला है, तो जोन गुरुजी जोन टीचर है ना, प्रधानाचार्य के हाँ में हाँ मिला थे, वो लका कथन चाटुकार कथन है ना, वो चाटुकार नहीं बनना है। ता ऑप्शन नंबर डी बचिस का है नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करे, तो यही तो शिक्षक है भाई, जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नियत उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार से है शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, शीघ्र विस्मरण, शीघ्र अधिगम। तो संगवारी हो हमला जो अच्छा स्मृति के लक्षण नो हरे ओला बताना है, तो शीघ्र स्मरण जल्दी जल्दी अगर याद हो जाते तो ओला तो अच्छा स्मृति के लक्षण मानबो है ना। यदि कोई चीज के एकदम शीघ्र पहचान कर लेते हमारे दिमाग तो वो भी अच्छा स्मृति के ही परिचय के सूचक है। यदि हम शीघ्र अधिगम कर लेथन जल्दी जल्दी सीख जाथन तो वो भी अच्छा स्मृति के लक्षण हरे। परंतु यदि शीघ्र विस्मरण हुआ थे, विस्मरण मतलब हो जाते भूल जाना, तो यदि जल्दी जल्दी भुला जाथन हमन तब वो अच्छा स्मृति के लक्षण नो हरे। और जो अच्छा स्मृति के लक्षण नहीं हुए वहीला आप बताना रही से, तो आपके आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र विस्मरण। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी, कब की गई थी बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से 1905, 1927, 1936, 1947। तो प्यारे साथियों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। ठीक है, क्योंकि 1936 में ही शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। सन 1953 में, सन 1963 में, सन 1973 में, सन 1986 में। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा सन 1953। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी सन 1953 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से है यूंग, वेंचर, शेल्डन या फिर स्प्रेंजर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यूंग। ठीक है, तो यूंग के द्वारा ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो क्या योगदान है। ऑप्शन इस प्रकार से है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्यारे साथियों जो मनोविज्ञान है ना वो मानते हैं कि शिक्षा कैसे होना चाहिए, लड़का के ऊपर केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है। ऑप्शन इस प्रकार से है नैतिकता पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है या फिर ध्यान पर आधारित होता है। तो संगवारी हो जो शिशु के जम्मू व्यवहार है वह लड़का के मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होते हैं, तो जैसा लड़का के मूल प्रवृत्ति हुई वैसने होकर व्यवहार हुई। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ये क्या कहलाता है, आपको बताना। ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सीखना, ऑप्शन नंबर बी स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी है चिंतन। तो संगवारी हो एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ये क्या कहलाता है, सीखना ही कहलाता है। काबर संगवारी हो मान लो एक लड़का साइकिल सीखत है ना, तो एक ही बार में तो सीख नहीं जाए, पहली बार चला ही साइकिल गिर जाई, फिर प्रयास करी फिर गिर जाई, है ना। अब ओला अनुभव हो जाही कि भाई मैं कुछ गलती करत हूँ, वो गलती के कारण मैं बार बार गिरत हूँ, साइकिल ला सीख नहीं पावत हूँ। तब लड़का अपन अनुभव के कारण से ही अपन जो सीखे के क्षमता है वो में सुधार कर ही परिवर्तन रही, है ना। और आखिरकार ऐसे होत होत वो लड़का साइकिल चलाए बर सीख जाई। तो ठीक है संगवारी हो अनुभव के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन आते ओला का कथन सीखना कथन। चलो चलथन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगवारी हो शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इस कथन का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा सस्ती हो, ऑप्शन नंबर सी है बच्चा शिक्षित हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। तो संगवारी हो आपके आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए शिक्षा समाज के लिए सभी लोगों के लिए सुलभ हो। कहा कि शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, कहा थे मतलब सबला शामिल करना है, तो शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो, यही उस कथन का अभिप्राय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो संगवारी हो चलता है अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है संगवारी हो एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक दायित्व क्या है, आपको बताना। ऑप्शन इस प्रकार से है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर डी है अपने परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय का विकास करना। तो भैया एक शिक्षक के नाते हम विद्यालय में पढ़ाए बर काबर जाता हमारा कर्तव्य कहा रे का सिर्फ विद्यालय के विकास करना है नहीं। मान लो विद्यालय तुम्हारे स्कूल है वो एकदम चकाचक हो गए, है ना, तो एक टीचर के कर्तव्य यही रहेगा कि सिर्फ हम स्कूल चकाचक करे जातन नहीं, भैया हम लड़का के भविष्य ला चकाचक करे जातन, लड़का के जो भविष्य है फ्यूचर है ओला अच्छा बनाए बर जाथन। तो ऑप्शन नंबर डी आप मन के कहो जी
रॉन्ग हो जी। ऑप्शन नंबर सी कहते अपने परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना। तो हम का पढ़ाया बलिकम मतलब पढ़ाया जाता सिर्फ नौकरी पैसा पर जाता का अपन परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना मतलब वही हो गया ना, पैसा पर जाता। तो ऐसा भी नहीं है ना। का हम स्कूल जाता पढ़ाया बलिकम मतलब तो अपन विकास करे बर जाता का नहीं। तो ये भी आपन के कहा हो जी गलत हो जी। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो भाई एक शिक्षक का जो प्रमुख व्यावसायिक दायित्व है वो यही है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न बहुत आसान है साथियों। डीएड उपाधि प्राप्त करने के उपरांत मेरी प्राथमिकता क्या होगी? तो भैया डीएलएड जब हम करते हैं तो प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए? ओनली प्राइमरी स्कूल जो है 1 to 5 ये होना चाहिए, ठीक है। अब तो जो डीएलएड वाले हैं वो मिडिल स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं, मिडिल स्कूल के भी टीचर बन सकते हैं ब्रिज कोर्स के माध्यम से, बट उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? 1 to 5 अर्थात प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो भैया सबके जुबान पे चढ़ा हुआ है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है संज्ञानात्मक विकास, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक, एस कारक, विशिष्ट बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जी कारक, ठीक है। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों गुरु बिना होए ना गोपाला, इस उक्ति का महत्व आपको बताना है। तो एकदम आसान है भाई, स्पष्ट हो रहा है इस कथन को देखते ही कि गुरु बिना कुछ भी नहीं होने वाला। भले ही आप कितना भी ऑनलाइन पढ़ लो भैया, यूट्यूब के वीडियो देख लो, अगर गुरु का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है तो आप बेहतर से बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अध्यापक का महत्व भी है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है वर्तमान में समाज के शिक्षकों को पर्याप्त सम्मान इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि अन्य व्यवसायों की तुलना में आर्थिक लाभ कम है, अयोग्य व्यक्तियों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश, शिक्षा का व्यवहारिक जीवन से संबंधित न होना, शिक्षण कार्य में पर्याप्त रुचि का होना। तो भैया मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए अयोग्य व्यक्तियों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश। काबर की जिन व्यक्ति अयोग्य है फिर भी वो शिक्षण के क्षेत्र में चल देते, टीचर बन जाते, तो वह नाम ही खराब करिए, है ना। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ठीक है साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोग्य व्यक्तियों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश। अगला प्रश्न है साथियों सफल शिक्षक वही है जो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है, अपने साथी अध्यापकों की प्रशंसा का पात्र है, प्रधानाचार्य का विश्वसनीय है या फिर विद्यार्थी समुदाय में लोकप्रिय है। तो प्यारे साथियों वही शिक्षक सफल शिक्षक है जो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है साथियों शिक्षक को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए क्योंकि वह वेतन प्राप्त करता है, प्रगति चाहता है, प्रचार से डरता है या फिर वह स्वयं अपने प्रति जवाबदेह होता है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह स्वयं अपने प्रति जवाबदेह होता है ना। क्योंकि यदि स्वयं में ये शर्म है ना कि हम टीचर है और हमें कुछ करना है, हमारा कुछ कर्तव्य है, खुद से ये सोचेंगे ना तो निश्चित ही कुछ करेंगे बच्चों के लिए, वरना यदि शर्म नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कई टीचर्स ऐसे होते हैं उन्हें कोई शर्म नाम की चीज नहीं होती, जाते हैं टाइम पास करते हैं, ठीक से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते नहीं है और बस आ जाते हैं घर मुंह उठा के। तो ठीक है संगवारी हो। अगला प्रश्न है कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है शांति में अवस्थित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता या फिर कक्षा में शिक्षक का आक्रामक व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, यही कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए सदैव, कभी कभी, यथावश्यक या फिर कभी नहीं। तो प्यारे साथियों विद्यार्थियों को कभी भी शिक्षक के द्वारा नकारात्मक बातें नहीं बोली जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कभी नहीं, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समक्ष रखे। आपको ये वीडियो ये प्रश्न कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके हमें अवगत कराइएगा अपने विचार से। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ये सादर प्रार्थना है आपसे। और अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से ही सीधा प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं, सभी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।